थॉमस एडिसन को तो आप सारे जानते ही हैं, जिन्होंने हमें रोशनी दी बल्ब की फॉर्म में। और ये वाकया भी तकरीबन आप सब ने ही सुना होगा कि ये जो बल्ब बनाने की अटेम्प्ट है, ये कोई 1000वीं अटेम्प्ट पे जाकर बल्ब बना। और थॉमस एडिसन साहब जो हैं वो फरमाते रहे हैं कि जी मैंने बल्ब बनाने का एक तरीका जाना और ना बनाने के 999 तरीके जाने। अब मेरा जो सवाल है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए वो ये है कि क्या हम में से अभी कोई बल्ब बनाना चाहता हो, यानी मैं बल्ब बनाना चाहता हूँ, या मोहसिन ज़ीशान बल्ब बनाना चाहते हैं, या ताहा बल्ब बनाना चाहते हैं, या बेजान बल्ब बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन 999 जो फेल्ड अटेम्प्ट्स थी उनमें से किसी अटेम्प्ट से गुजरना चाहिए, या वो जो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी उससे गुजरना चाहिए? कामयाब फार्मूले से। क्यों? क्योंकि वो कामयाब फार्मूला ही हमें 99 फार्मूले तक लेके जाएगा। वो कामयाब फार्मूला वो 99 फार्मूले का निचोड़ होगा ना सर, क्योंकि हमारे पॉजिटिव वे में अगर समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। 99 जो फार्मूला होते हैं 999 वहाँ से गुजर के फिर जाके हम एंड में जाएंगे। यानी हमें भी पहले से करके पूरे 999 से होने चाहिए और फिर 1000 में कामयाब हो। ये देखते हैं अली और क्या कह रहे हैं। इतना टाइम ही नहीं है, आप एक एक को करते रहे तो ऑलवेज यूज। यानी थॉमस एडिसन ने बताया अपनी उसमें इन दी एंड कि जी ये 999 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता, और ये एक तरीका है जिससे बल्ब बनता है। तो अब हमें कौन सा तरीका करना चाहिए? अली बाबा कह रहे हैं कि हमें जीरो से शुरू करना चाहिए, हमें भी पहले 999 दफा फेल होना चाहिए, और फिर जो थॉमस एडिसन ने 1000वां तरीका दिया फिर हमें वो करके पास हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं ना अली बाबा, ये कह रहे हैं। नहीं अभी जो हमें मालूम पड़ गया है ना कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, मुझसे ना लड़ेंगे, अली बाबा कह रहे हैं। मैं आंसर ये दे रहा हूँ कि 999 दफ़ा वो फेल हुए और एक दफ़ा वो पास हुए। तो जब हमें पता है कि भाई वो जो लास्ट दफ़ा जो वो पास हुए हैं, तो पास से ही अपन को शुरू करना चाहिए ताकि 999 तक हम पहुँचें तो हमारा बल्ब सही हो चुका हो। जी और कोई? सर हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से वो एक तरीके से बल्ब बना है, उसी तरीके से करना है, क्या होगा? बल्ब बन जाएगा। डायरेक्ट बना लेंगे सर। और अगर हम वो 999 तरीके जिससे बल्ब नहीं बनता उनमें से कोई तरीका अडॉप्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो बल्ब बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वो मोहसिन ज़ीशान कैसे बन जाएगा? टाइम क्या होगा सर? ये तो मुश्किल होगी। मोहसिन कैसे बन जाएगा? वही स्टेप्स में से कोई स्टेप उठाएंगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा, क्योंकि नहीं, वो 999 तरीके जिनसे बल्ब नहीं बनता, अगर हम उनमें से किसी एक तरीके को भी से भी बल्ब बनाने की कोशिश करेंगे और एडिसन साहब फरमा गए कि एंड बल्ब नहीं बन रहा, तो हम करेंगे तो कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं, वो मोहसिन कुछ कह रहे हैं, कैसे बनेगा? फिल्टर होके बन जाएगा। कैसे कैसे समझाएं? मिसाल के तौर पर आप यहाँ से कहाँ मिलेनियम मॉल जाना चाहते हैं, ठीक है, और एक मैप है जिसपे ये लिखा हुआ है कि ये ट्रैक मिलेनियम मॉल नहीं जाता और ये दो ट्रैक हैं जो मिलेनियम मॉल जाते हैं। आप अगर उन ट्रैक्स पर जाएंगे जो मिलेनियम मॉल लिखा हुआ है कि ये नहीं जाते, तो आप पहुंच जाएंगे? नहीं हो सकता। तो ये बल्ब कैसे बनेगा? जहाँ रेस खत्म होती है शुरुआत भी वहीं से होती है। ठीक है, ये तो किसी चीज का डायलॉग है। हाँ तो फिल्म का डायलॉग है, तो जहाँ बल्ब जब बन के फाइक कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइक काफी देर से कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। था अगर आप वो 999 वे यूज करें, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सीधे उस वे पे जाएं जिससे बल्ब बना है और काम कर रहे हैं, आप मनी भी बचा रहे हैं, टाइम भी बचा रहे हैं,
रिसोर्सेज भी बचा रहे हैं, पैसा भी बचा रहे हैं, लगाए हुआ काम भी बचा रहे हैं, मेहनत भी बचा रहे हैं लोगों को। तो अगर आप वो तरीका पे जाएँ जिससे काम हो सकता है। कामयाब है, आप वो चीज़ें बचा रहे हैं। ये आपके बिल्कुल पास बैठे कह रहे नहीं बचाना कुछ भी। गवर्नमेंट फंडिंग है क्या? नहीं, गवर्नमेंट ये कह रहे नहीं बचाना, तो इसका क्या मतलब है? आप इनके बारे में कोई सर गलत रहा है। अच्छा सा कुछ बैठे हैं कोई, इनके पास बहुत पैसा हो, इनके पास बहुत पैसा है। अच्छा मौसी कुछ समझ आई क्या? नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? ये इतने सारे बने तो हैं। सबसे कैसे बनेगा? हाँ, उन 999 तरीकों से नहीं बनता जो कि साइंसदान ने वो कर दिया। और अगर कोई चीज ऑलरेडी इन्वेंट हुई हुई है, अगेन एक और सवाल, एक चीज ऑलरेडी इन्वेंट हुई हुई है, क्या हमें उसको इन्वेंट करने की कोशिश करनी चाहिए? नो सर। जैसे बल्ब भी इन्वेंट हुआ है, तो क्या हम बल्ब को इन्वेंट करने की कोशिश करें? या टायर किसी ने, मुझे नहीं पता किसी ने टायर इन्वेंट किया, बचपन में पढ़ा था, आप में से किसी को पता है तो मालूमात में इजाफा कर दे। सर उसमें जिद्दत ला सकते पहला हैं। टायर किसने बनाया था? टायर जो है, पहिया उर्दू में इसको कहते हैं। किसी को भी नहीं पता, छोड़ दे। जनरल टायर बहुत एंशिएंट बात है। हाँ, काफी पुरानी बात है इसलिए मुझे भी नहीं पता। बट अगर कोई भी चीज जो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है, तो क्या हमें उसको इन्वेंट करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं सर, आगे सर बढ़ो। मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हमें बन करनी चुका है, चाहिए। यानी लोग क्या कहेंगे कि अगर पता कोई आज कहे कि जी मैं बल्ब इजाद करूंगा, अगर आप दूसरी तरीके से बना सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, मगर इन्वेंट करने की तो कोशिश, वो मॉडिफिकेशन ये कह रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन कर लेनी चाहिए। उसमें कलर डाल सकते हैं, उसमें बहुत सारी लाइट डाल सकते हैं, बैटरी से बना सकते हैं। म्यूजिक के साथ जैसे मौलाना थॉमस एडिसन ने ये फरमाया है कि ये 999 तरीके हैं, इनसे बल्ब नहीं बन सकता, और ये एक तरीका है जिससे बल्ब बन सकता है। और ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही एडिक्शन ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के कुछ तरीके हैं, यानी कुछ तरीके साइंस रिसर्च करके, अच्छा खासा पैसा लगा के, अच्छे खासे रिसोर्सेज लगा के, नायडा वाले जो है उन्होंने काफी सारा इसके ऊपर पैसा लगाया है, रिसोर्सेज लगाए हैं, लोगों की एनर्जी को कंज्यूम किया है, और उसके बाद उन्होंने कुछ तरीके बता दिए कि जी इन तरीकों से इलाज कामयाब नहीं हो सकता, यानी इन तरीकों से मरीज को सेहतयाब नहीं किया जा सकता। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने जो शुरू में बात की वो एक्चुअली मैं ये पॉइंट समझाने के लिए कर रहा था कि थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि एडिक्शन ट्रीटमेंट पर भी बहुत ज्यादा तहकीक जारी है, होती रहती है, और नायडा काफी ज्यादा इस पे काम करता है, और उसके बाद वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर देता है। और एक रिसर्च पेपर अगर आप में से को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नायडा का ही रिसेंट जो रिसर्च पेपर है, प्रिंसिपल्स फॉर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के नाम से उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर भी है। प्रिंसिपल्स फॉर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, पेशेंट्स को भी, फैमिलीज को तो लाजमी पढ़ना चाहिए। तो वो उसमें बताते हैं कि ये कुछ तरीके हैं जिनसे नशे के मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता। आज हम वो जानेंगे, और वो जानने का मकसद अगेन यही है कि आपने उन तरीकों से आप मरीज को ठीक करने की कोशिश, मौसिफ क्या करना है? नहीं करना। अच्छा, नहीं करनी। आप उन तरीकों से ठीक करने की कोशिश करनी है जो कुछ तरीके वो बता रहे हैं कि अगर आप नशे के मरीज को ठीक करना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके हैं, वो भी हम जानेंगे, उन पे भी बाद में बात करेंगे। मगर हम पहले आपको वो तरीके बताना चाह रहे हैं जिनके बारे में ये तय है, और रिसर्च करके काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगा के, एनर्जी लगा के, पैसा लगा के उन्होंने ये काम किया और बताया कि ऐसे नशे का मरीज नहीं ठीक होता, ये तरीके फेल हो जाते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। सो उनमें जो सबसे पहला फेल होने वाला तरीका है जो कि कभी भी कामयाब नहीं होता, उससे मरीज ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो जाता है,
بہت زیادہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہے مریض کو خوش رکھنے کی ناکام کوشش کرنا. یعنی نشے کے مریض کو خوش رکھنے کی ناکام کوشش کرنا، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ مریض کو خوش رکھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو خوش رکھیں اور علاج بھی ہو جائے، تو یہ ایک ناکام کوشش ہوگی. نہ تو وہ خوش ہوگا نہ وہ ٹھیک ہوگا. تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے. آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس مت سے باہر نکل آئیں کہ آپ نے مریض کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرنی. کیونکہ نشے کی بیماری جب کسی گھر میں آتی ہے تو وہاں بد امنی، بدسکونی، جھگڑا، فساد، تصادم، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کیوں آ جاتی ہیں؟ آپ کسی کو بتائے گا کہ جب کسی گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے تو لڑائی، جھگڑا، فساد، تصادم، یہ ساری چیزیں اس گھر میں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. اور اس دوران اگر گھر والے مریض کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے یا وہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے ہمارا مریض خوش ہو جائے، تو وہ خوش نہیں ہوگا اور نہ ہی نشے کے مریض کو خوش کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ خوش بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہو نہ ہو ایک الگ سٹوری ہے، وہ تو خوش تو ہو جائے، وہ خوش بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا، فیملیز اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ آپ لوگوں نے مریض کی کتنی نازیبا حرکات و سکنات کو برداشت کیا کہ ایک بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، باپ کو سلام تک نہیں کرتا، جواب تک نہیں دیتا. اس سے زیادہ ماں باپ کا کمپرومائزنگ بیہیویئر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ریسورسز ماں باپ کے استعمال کرتا ہے، بجلی گیس ماں باپ کی استعمال کرتا ہے، گھر ماں باپ کا استعمال کرتا ہے، گاڑی کا پیٹرول ماں باپ کا استعمال کرتا ہے، پاکٹ منی ماں باپ سے لیتا ہے اور ان کے سوال کا، ان کے اسلام کا جواب نہیں دیتا، ان کے اسلام کا جواب نہیں دیتا. تو اس سے زیادہ کمپرومائزنگ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی امپلائر اپنے امپلائی کو اتنی سہولت دے سکتا ہے؟ نہیں. کہ وہ کہے گی تسی تنخواہ حاضر ہے، تسی بس کوئی کام نہیں کرنا کہ نہ سلام کا جواب دینا. آپ میں سے کوئی اپنے کسی امپلائی کے ساتھ، سرونٹ کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سلام تک کا جواب نہ دیتے ہو؟ کام تو بہت دور کی بات ہے، مگر تنخواہ کا چیک آپ ہر مہینے باقاعدگی سے اس کو دے سکتے ہیں. تو ماں باپ کا اس سے زیادہ کمپرومائزنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود آپ بتائیں کہ آپ کے بچے نے آپ کو آ کے کہا کہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں، آپ بہت اچھے بابا ہیں، آپ بہت اچھی مما ہیں، آپ اس دنیا کی سب سے اچھی والدہ ہیں، آپ اس دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں. کوئی ایسے فیملی تو کائنڈلی مجھے بتائیں کہ ہم نے اتنا کمپرومائز کیا، ہم نے اتنی قربانی کی اور ہمارے بچے نے آپ کی کہا جی تم سے اچھی والدہ کوئی نہیں ہے، تم سے اچھا ابا کوئی نہیں ہے، میں اس دنیا میں سب سے اچھے والد آپ ہیں. نہیں ہوا نا کچھ؟ تو تحقیق بتا رہی ہے کہ مریض کو آپ خوش کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اور وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے تو لڑائی، جھگڑا، فساد یہ اس کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ جو نشے کی بیماری کے ڈرائیور ہیں وہ جھوٹ اور الزام تراشی ہیں. جب کسی گھر میں کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری کو چھپائے رکھنے کے لیے جھوٹ اور الزام تراشی سے سہارا لیتا ہے. اور جہاں جھوٹ اور الزام تراشی ہوگا وہاں امن و سکون نہیں ہو سکتا. جہاں جھوٹ ہوگا، جہاں الزام تراشی ہوگی، وہاں امن و سکون نہیں ہو سکتا. اسی لیے نشے کا مریض یا تو جھوٹ بولتا ہے یا الزام لگاتا ہے، سب آپ کا کیا کرا ہے، میں آپ کی وجہ سے پیتا ہوں، آپ نے مجھے یہ نہیں دیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آپ نے میرے ساتھ وہ کر دیا، آپ نے ایسے کر دیا. تو یہ کائنڈلی یہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ لوگوں نے مریض کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. سر خوش کریں گے تو ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. یس آپ نے خوش کرنے یا خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے سائنٹیفکلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟
खुश भी हो जाएगा वो। लेकिन खुशी कौन फील करता है? जो सेहतमंद होता है। एक बीमार दिमाग, एक बीमार बॉडी कैसे खुशी फील कर सकती है? एक बीमार दिमाग और एक बीमार बॉडी तो खुशी नहीं फील कर सकती। और नशे की बीमारी क्योंकि फैमिली डिजीज है, पूरी फैमिली खुशी से दूर चली जाती है, पूरी फैमिली को नींदें नहीं आती, पूरी फैमिली को कोई ना में से किसी न किसी को कोई ना कोई प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। डायबिटीज में हमारी जो पेशेंट की फैमिलीज हैं, मोस्ट यानी कॉमन मैं देखता हूँ कि हर फैमिली में मुझे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई दिल की बीमारी ये नजर आती है, क्योंकि ये सारी टेंशन प्रोन, स्ट्रेस प्रोन डिजीजेस हैं। और नशे का मरीज जिस घर में होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सारी चीजें होती है, क्योंकि मरीज झूठ बोलता है और ऊपर से इल्जाम भी लगाता है, फिर झूठ बोलता है फिर इल्जाम भी लगाता है। सो आप इस चीज का फैसला कर ले कि आपने मरीज को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, आपने खरी बातें उसके साथ करनी है, आपने हक सच की बातें उसके साथ करनी है। स्ट्रेट टॉक से कहते हैं। आप इसका जो एंटी है यानी जिससे मरीज ठीक होता है वो ये है कि आपने मरीज के साथ स्ट्रेट टॉक करनी है, उसको बताना है कि उसने क्या कुछ किया है, उसको बताना है कि उसकी वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हुए हैं। तो पहला जो नाकाम तरीका है वो खुश करना है। अगर आप खुश करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम होंगे। इसके दो एग्जाम्पल्स भी हैं और इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो ये है कि अक्सर बेशतर जब यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो पेशेंट्स का सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है और वो कंसर्न ये होता है कि आपने किसी को बताया तो नहीं है इसके बारे में, आपने किसी को ये तो नहीं कहा कि मैं इलाज में हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं बताना कि मैं ट्रीटमेंट में चल रहा हूँ। तो जो फैमिली होती है वो फौरन से उसके इस कंसर्न को बड़ा हाईलाइट करती है और फौरन से उसको ये आंसर करती है कि नहीं हमने तो किसी को भी नहीं बताया और सबको हमने कह दिया है कि तुम इस्लामाबाद में हो। अभी भी जैसे अगर मैं आप लोगों में से ही क्वेश्चन कर लूँ कि आप में से कितने सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा हुआ होगा कि दुबई क्या हुआ है या इस्लामाबाद क्या, तो माइट भी पॉसिबल कि काफ़ी सारे ऐसे ही लोग हों जो कि कह भी रहे हो कि इस्लामाबाद में ही है वो। लेकिन इसका क्या मकसद होता है कि आपके लिए पेशेंट का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चाह रहे होते हैं कि पेशेंट किसी भी तरह से खुश रहे। अगर हमने पेशेंट को ये बता दिया कि वो तो यहाँ पर यानी इलाज के लिए आया हुआ है और हमने तुम्हारे तमाम कज़न्स को बता दिया है, सबको बता दिया इस बारे में, तो होगा ये कि वो नाराज़ हो जाएगा। तो आप जो है वो ट्रीटमेंट में भी उसके लिए यानी फैमिली उसको इस तरह से शो करवाती है कि पेशेंट आप पर एहसान कर रहा है यहाँ पर रुक कर। पेशेंट अगर यहाँ पर है तो इसका मकसद ये है कि वो आपके लिए रुका हुआ है, आपने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से वो आपसे कहता भी है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और फैमिली उसके ऊपर फोकस भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? पेशेंट की, मरीज़ की खुशामदीद करना, उसे खुश करने की कोशिश करना, उसकी डिमांड्स पूरी करते रहना। अच्छा, इसी की दूसरी एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल ये है कि हम आपको कुछ इवेंट्स देते हैं, इंटरवेंशन इवेंट्स कहलाते हैं वो, और हम आपसे ये कहते हैं कि आप उसमें कुछ ऐसे वाक़यात लिखें जिसकी वजह से यानी नशों की वजह से, एडिक्शन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा फील किया हो, हर्ट हुए हो, इमोशनली लॉसेस हुए हो या साइकोलॉजिकल लॉसेस हुए हो या मटेरियलिस्टिक लॉसेस हुए हो, तो सारे आपने उसमें रिपोर्ट कर दें। लेकिन फैमिली आगे से हमें ये कहती है कि असल में अगर हम ये सारे लिख देंगे तो मरीज़ नाराज़ नहीं हो जाएगा। वो घर आते ये बात कहेगा कि आप लोगों ने तो मतलब सारे मेरी यानी कि लगा के ही रख दी है और आप लोग ये किस तरह से कर सकते हैं कि आपने मेरे ऊपर इतने सारे इवेंट्स लिख दिए। और सम टाइम इट हैपेंस कि मरीज़ फैमिली को भी यूँ कह रहा होता है कि आप लोगों ने लिखने नहीं है, ये तो आपको कहेंगे लिखने के लिए, आपने लिख कर देने नहीं है इवेंट्स। तो इससे होता ये है कि जो फैमिलीज़ होती है वो डर रही होती हैं, वो खौफज़दा हो रही होती है कि अगर हम कोई भी इवेंट लिखेंगे तो उससे हमें ही परेशानी होना शुरू हो जाएगी, हमारा पेशेंट हमें कंप्लेन करना स्टार्ट कर देगा, हमसे शिकायत रखना शुरू कर देगा। उसकी नाराज़गी की फिक्र कर रहे होते हैं जो पहले से ही नाराज़ होता है, उसकी नाराज़गी की फिक्र कर रहे होते हैं जो पहले से ही नाराज़ होता है। या तो कहीं कि पहले हमारा उसके साथ जो ताल्लुक है वो बहुत एक्सीलेंट है, हमारा पहले उसके साथ जो ताल्लुक है वो उसका वो बहुत अनमोल है और उसका तो कोई
यानी कि लेवल बदल ही नहीं है, इतना अच्छा ताल्लुक है। तो पहला पॉइंट जो काम नहीं करता वो है कि आपने मरीज को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये कोई फायदेमंद नहीं है, इससे मरीज ठीक नहीं होता, ना तो वो खुश होगा ना उसका इलाज कामयाब होगा। और जनरली ये भी चीज़ें दिखने में आ रही होती है कि फैमिली जब भी पेशेंट से बात करती है तो वो फ़ौरन से एक मैसेज देती है कि हम शुगर कोटेड वे में बात करेंगे, ताकि इससे बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। यानी अगर इससे ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया तो फिर ये ना हो कि हमसे बात भी हो जाएगी, ट्रीटमेंट में ही ख़राब होना स्टार्ट ना हो जाए। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये खुश रहे। आप लोग बस कोशिश किया करें कि इसकी तमाम तर चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखें, ताकि वो यहाँ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करे, उसका यहाँ दिल लग जाए और खुशी खुशी यहाँ पूरा ट्रीटमेंट जो है वो अपना कंप्लीट करवा लें। जबकि इसका मकसद क्या होता है कि फैमिली टोटली ये चाह रही होती है कि वो बस पेशेंट की खुशामद करती रहे, वो पेशेंट को खुश करती रहे, और वो पेशेंट को कभी भी इतनी आसानी से बोल ही नहीं पा रही होती हैं वो बातें जो कि वो नहीं कर सकते, वो पेशेंट की हाँ पे हाँ मिलाते चले जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि कुछ फैमिलीज बिफोर ट्रीटमेंट भी करती हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी करती हैं, और क्योंकि ये एक ट्रेड भी है तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाने के बाद भी ये कोशिश करते हैं कि बस मरीज़ हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। आया कि ये जो यहाँ मरीज का होना होता है या जो पेशेंट यहाँ है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी गाड़ी को आप वर्कशॉप भेजते हैं और फिर वहाँ पर उसको मुकम्मल सेटल करना मकसूद होता है कि जब आपने बाहर ले जाकर उसे चलाना है तो वो इस काबिल हो कि वो चल सके, और आप सारी टेस्टिंग वहीं पर करते हैं, ना कि आप टेस्टिंग गाड़ी को घर लाने के बाद करना चाहते हैं, आप टेस्टिंग वर्कशॉप में ही करना चाहते हैं। तो यहाँ जब आपके पेशेंट होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारी टेस्टिंग यहाँ करें, आप इसको एक लैब समझें, और विदिन लैब जैसे कि हम चाहते हैं कि मरीज आपके साथ यहाँ से जाने के बाद अलाइन हो, तो मरीज वैसे ही आपके साथ यहाँ रहते हुए पहले अलाइन हो। अगर एक पेशेंट आपकी स्ट्रेट टॉक यहाँ नहीं सुन सक रहा लैब के अंदर थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट में, तो फिर वो ओपन एनवायरनमेंट में कैसे सुनेगा? अगर एक पेशेंट यहाँ आपके साथ कंप्लाइंट नहीं है, वो आपकी बातें मानने के लिए राजी नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जब वो एक ओपन एनवायरनमेंट में आएगा तो आपकी बातें मानेगा या सुनेगा? तो ये जो हम आपकी मीटिंग्स कराते हैं बेसिकली ये रिहर्सल होती है घर के लिए, जिसमें बात दफा वो जो आपके करने का काम होता है कि मीटिंग खत्म कर दें, मीटिंग बंद कर दें, ये आपके करने का काम होता है कि मरीज आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो आप मीटिंग खत्म करते हैं। हम बात दफा ये काम करते हैं क्योंकि हम उसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ मीटिंग खत्म करते हैं, मरीज को आप डील नहीं कर पा रहे, या आपके देने के जवाब हमें देने पड़ रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं कि अब आप जाएं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। मगर क्या आप लोग हमें हमेशा के लिए अपने घर अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना, और ना हम जा सकते हैं क्योंकि हम हर किसी के घर तो नहीं जा सकते। तो असल जो मकसद है वो ये है कि यहाँ रहते हुए हम आप लोगों को इतना काबिल बना दें कि वो जो काम आप लोगों के लिए हमें करने पड़ रहे हैं कि आप अभी मिलें, अभी मिलना छोड़ दें, अभी आप लोग इनको कहेंगे ये उठ के यहाँ से जाएं क्योंकि ये बात नहीं सुन रहे, ये बात नहीं मान रहे, अभी आप इनकी बात का सही जवाब दें जो कि बाद दफा हमारे मुंहों से निकल रहे होते हैं। तो पहले हम करके आपको दिखा भी रहे होते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि आप करें। मगर मैंने कुछ फैमिलीज को देखा है वो कहते हैं कि सारी नाराजगी तुसी मोल ले लो, सारे तू नहीं साडा बंदा नाराज होए, तो वो फिर इन दी एंड आपके घर जाके भी बातें नहीं मान रहा होगा क्योंकि हमारा मरीज चेहरे पढ़ने का माहिर होता है, वो देख लेता है कि कौन कितने पानी में है। तो इसलिए यहाँ जो मीटिंग होती है ये कोई हम इसलिए नहीं करवाते हैं कि आप कोई अपने प्यारे को देखें और तसल्ली की सुल्ली कर लें और ठीक है। ये करना हो तो हम एक छोटी सी वीडियो बना के आपको घर ही भेज दिया करें कि जी ये देखो ये खा रहा है। हमारे लिए कितना मुश्किल काम है कि हम पेशेंट की वीडियो बनाएं 2 मिनट की 1 मिनट की खाते पीते या कुछ करके और आपको भेज दें कि जी देख लो ठीक है। मकसद आपको तसल्ली देना नहीं है, मकसद रिहर्सल करवाना है
कि आप एक टफ बंदे को अब आपने घर आने के बाद डील करना है और आप पहले लैब में उसे डील कर लें, आप पहले लैब में उसको ना करना सीख लें, आप पहले लैब में उसे कहें कि जाओ आप उठ के जाओ ऊपर चले जाओ, अब आप लैब में उसको हक सच की खरी बातें करें, क्योंकि लैब में जो काम हो रहा है उसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं है, उसमें डेंजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत मलत कुछ सही कुछ खराब होगा तो हम है ना मैनेज करने के लिए, बट घर में तो हम नहीं होंगे। तो बाद दफा फैमिलीज ये समझते हैं कि ये जो हम मिलना मिलाना करते हैं कुछ शायद उनको तसल्ली देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कभी हम महीने बाद मिलवाया करते थे, ऐसा था, और फैमिलीज कोई कहते भी नहीं थे। ये आज से 10 साल पहले राज में हम महीने बाद पहली मुलाकात करवाया करते थे और पूरे राज में 2 मुलाकातें होती थी, तीसरी मुलाकात डिस्चार्ज मुलाकात होती थी, दैट्स ऑल। मगर फिर हमने सीखा मजीद तहकीक आई, जैसे तमाम इलाज तरक्की कर रहे हैं, जो नशे की बीमारी का इलाज भी तरक्की कर रहा है, तो हमने सीखा कि नहीं मिलना इसलिए नहीं कि कोई मरीज को देख के फैमिली तसल्ली पे आए, मगर इसलिए जरूरी है कि फैमिली की रिहर्सल हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहते हुए अपने मरीज को हैंडल करना सीखे, उसे ना करना सीखे, उसको डिसिप्लिन करना सीखे, उसको मैनेज करना सीखे, उसको कड़वी बात कहना सीखे और उनके दिल में जरा ये ना हो कि ये नाराज तो नहीं होगा, परेशान तो नहीं होगा, ये दिल में तो नहीं रख लेगा। वो जो भी बात है कड़वी बातें कर ले, और सच्ची जितनी भी बातें होती है वो कड़वी होती है, झूठी बातें मीठी होती है, सच्ची बातें सारी जब भी आप किसी से सच्ची बातें करेंगे तो वो कड़वी होगी और उसे कड़वी लगेगी, तो कर लेनी चाहिए। मगर दूसरा जो पॉइंट है इसी को आगे बढ़ाते हुए, जिससे फायदा नहीं होता, मरीज के साथ बदतमीजी करने से फायदा नहीं होता। जहां मैं ये कह रहा हूं कि मरीज को खुश करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये एक नाकाम तरीका है उसको खुश करने का भी और ठीक करने का भी। वही मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मरीज के साथ बदतमीजी करेंगे तो ये भी एक नाकाम तरीका है उसको ठीक करने का। आप बदतमीजी करके बुरा भला कह के ताने देकर उसे ठीक नहीं कर सकते, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो फिर आपको इस पे से हाथ उठाना पड़ेगा, आपको इस पे कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा कि आपने बदतमीजी नहीं करनी, आपने मरीज को बुरा भला नहीं कहना, आपने मरीज को ताने नहीं देने, आपने मरीज को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, आपने मरीज को ऐसा एहसास दिलाने की नहीं कोशिश करनी कि वो कोई गंदा बंदा है। क्यों? क्योंकि ये एक नाकाम तरीका है, इससे मरीज को फायदा नहीं होगा, इससे वो ठीक नहीं होगा। तो फैमिलीज में मैंने देखा है कि बाज़ दफा कुछ लोग मरीज को खुश करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मरीज को जलील करने की कोशिश करते हैं और वो उसको कहते हैं तुम निकम्मे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा, तुमने हमें कहीं जाने के काबिल नहीं छोड़ा, खानदान में हम अपना मुंह नहीं कहीं दिखा सकते। ये गलत है, इससे फायदा नहीं होता। मगर यहाँ जहाँ से मैंने ये पॉइंट लिया था कि सच्ची बातें कड़वी होती हैं, मगर अगर कड़वी बातों को अंदाज मीठे से कर लिया जाए तो उनकी थोड़ी कड़वाहट कम हो जाती है। बट लोग उम्र गलती ये करते हैं कि सच्ची बातें वो कड़वे अंदाज से करते हैं, एक तो बात कड़वी ऊपर से अंदाज कड़वा। ये जो होता है इससे फिर मसाइल पैदा होते हैं कि एक तो आपने बात कड़वी करनी है फिर अंदाज भी आपका कड़वा है, तो क्यों ना सच्ची बातें मीठे अंदाज से करना सीख लें। और अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा ट्यूसडे का सेशन इस पॉइंट पे होगा कि मीठा अंदाज क्या है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्यूसडे वाले दिन इस पे हम बातचीत करेंगे इन डिटेल। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मरीज के साथ बदतमीजी नहीं करनी, इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान होता है, इससे मरीज ठीक नहीं होता। आप मरीज को बदतमीजी करके बुरा भला कह के ताने देकर गुस्सा दे करके गालियां देकर ठीक नहीं कर सकते। ये साइंस ये कह रही है कि ये एक नाकाम तरीका है, इससे मरीज ठीक नहीं होता। तो अब हमें क्या इस तरीके को करना चाहिए?
तो दूसरा एक तरीका पता चल गया फैमिलीज को भी, स्पेशली फैमिलीज को, कि मरीज के साथ बदतमीजी नहीं करनी, मरीज के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मरीज को ताने नहीं देने, बुरा भला नहीं कहना, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए मरीज से बातचीत करते हुए कि वो कोई छोटा बंदा है और आप कोई बड़े हैं, वो किसी छोटी जात का है और आप किसी बड़ी जात के हैं। ग्रैंडियोस नहीं होना, आपने बहुत तामुल मजाजी से, आपने असर्टिवली बहुत तामुल मजाजी के साथ उनसे हक सच की कड़वी बातें करनी है, उनकी रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए करनी है, और आपने स्ट्रेट टॉक करनी है, साइंटिफिक बात करनी है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, कोई इखलाकी मजहबी कोई बातें नहीं करनी। आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। और बेशतर घरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि एक भाई को दूसरे भाई के साथ कंपेयर भी बहुत किया जा रहा होता है। जैसे नशे के जितने भी मरीज़ होते हैं या कोई भी शख्स जो एडिक्शन में चला जाता है, तो उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो बहुत सारे ज़िंदगी के मैदानों में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन फैमिली एक बड़ी मिस्टेक ये कर देती है कि उसे किसी छोटे भाई के साथ कंपेयर कर रही होती है या किसी कज़न के साथ कंपेयर कर रही होती है, और ये कहती है कि देखो वो कहाँ पहुँच चुका है, वो डॉक्टर बन गया, फला इंजीनियर बन गया है। तो जब भी आपने पेशेंट से बात करनी है तो उसके लिए ऊपर रहते हुए बात करें। आया कि ये इफेक्ट होता है कि वाकई उससे कम उम्र के जो लोग होते हैं वो उससे ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, एजुकेशन में आगे निकल जाते हैं, जॉब में आगे निकल जाते हैं। बट इसके साथ, इसके बावजूद भी हमें कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि फला का बेटा इतना आगे चला गया, तुम इतने पीछे रह गए, या फला तुम्हारा भाई कितना अच्छा और तुम किस तरह के इंसान। बल्कि हमें उसी के ऊपर फोकस रहते हुए ये बात इस तरह से ज़रूर करनी चाहिए कि अगर तुम भी ठीक हो और नशे से आज़ादी हासिल कर लो और इलाज जो है वो अपना कामयाब कर लो, और तुम भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से कामयाब हो सकते हो, और तुम भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी कामयाबियाँ अचीव कर सकते हो। यानी हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए पेशेंट को कि फला तुम्हारे साथ जो है वो यानी किसी का मुकाबला हो रहा है, बल्कि हमें पेशेंट ओरिएंटेड ही रहना चाहिए। क्योंकि पेशेंट जब इस तरह की चीज़ें करता है, जब आप उससे बातें करते हैं ये सारी और कंपेयर करते हैं, तो पेशेंट आपसे ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे अम्मी अब्बू तो बस हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं, या किसी न किसी का ताना देते रहते हैं, जिससे वो अपने आप को फिर से ग्रैंडियोस करने की कोशिश करता है, और वो ये आपको बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप लोग मुझे कंपेयर करते हैं, मेरा मवाजना करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली और अखलाकी तौर पे बहुत गलत है। तो हमें पेशेंट ओरिएंटेड रहकर बात करनी चाहिए कि आपकी जो एज है, अगर आप बिल्कुल ठीक होते तो उसके अकॉर्डिंगली आज आपने भी अपना BS कंप्लीट कर लिया होता, या आपने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया होता, और आप एक अच्छी जॉब कर रहे होते। इसी तरह से एक और चीज़ है जिसके करने का मरीज को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, और वो है कि घर के अंदर धड़ेबंदी कर लेना, ग्रुपिंग्स कर लेना, कोई एक ग्रुप अलग हो जाना, कोई एक ग्रुप अलग होना, कोई एक ग्रुप मरीज के साथ खड़ा हो जाता है, कोई एक ग्रुप मरीज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, या जो घर में लोग हैं उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा है जो कि इलाज के हक में है, और एक ग्रुप ऐसा है जो कि इलाज के मुखालिफ है, या कोई एक ग्रुप कहता है घर में मौजूद दूसरे ग्रुप को कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये जो मसला है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, और दूसरा ग्रुप जो है वो एक पहले ग्रुप को कहता है कि नहीं ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो ये जो धड़ेबंदी है, ये जो डिवाइडेंस है, ये जो आपस में तकसीम हो जाना है, ये ठीक नहीं है। इससे मरीज को नुकसान पहुंचता है, इससे मरीज ठीक नहीं होता बल्कि खराब होता है। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि अगर घर में कोई धड़े हैं, घर में कोई ग्रुप्स हैं, तो उनको यकजा करना जरूरी है। नशे की बीमारी में ऐसा होता है, जब कोई नशे की बीमारी किसी भी घर में आती है तो वो लोग आपस में तकसीम हो जाते हैं, क्योंकि अगेन इस बीमारी के साथ काफी ज्यादा स्टिग्मा अटैच है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर फेंकना चाहते हैं।
तो उमूमन वालिद वालदा के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारा कसूर है। वालदा जो है वो वालिद को ब्लेम करती हैं कि नहीं तुम्हारा कसूर है। और अगर मरीज शादीशुदा है तो जो पेशेंट के वालिदैन हैं वो अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराते हैं और बहू अपने लॉज को जिम्मेदार ठहराती है, और मोस्टली घरों में ऐसा हो रहा होता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों ने धड़े नहीं बनाने, ग्रुपिंग्स नहीं करनी, आप सबको यकजा होना पड़ेगा। आप सब यकजा होकर ही मरीज को ठीक होने में हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप यकजा नहीं होंगे तो इससे मरीज के बीमार रहने में उसे मदद मिलेगी, क्योंकि आपके इस डिवाइडेंस का मरीज नाजायज फायदा उठाता है। आपकी इस डिवाइडेंस का मरीज नाजायज फायदा उठाता है और वो कहता है कि वो एक ग्रुप के पास आता है और दूसरे ग्रुप की बुराइयां करता है, और दूसरे ग्रुप के पास जाता है और पहले ग्रुप की बुराइयां करता है। इसीलिए हम फैमिलीज को ये एजुकेट करते हैं कि काइंडली मरीज के आने से पहले आप सब घर में यकजा हो जाएं, आप सबका एक स्टैंड हो। आप सब अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो घर में कोई इलाज के मुखालिफ ना हो, और मैं पहले से ही कहता हूं कि अगर कोई घर में इलाज के मुखालिफ है तो वो पहले आ जाए, ताकि उससे बातचीत हो जाए और हम उनको इलाज के ट्रैक पर ले आए। बाद दफा हमारे पास वालदा आती है और वो कहती है कि मैं इलाज कराना चाहती हूँ, मगर इसका अब्बा जो है वो कहता है इनसे कोई नहीं ठीक होना। तो ऐसी सूरत में फिर इलाज कामयाब नहीं होता। या वालदा आती है, वालिद आते हैं और कहते हैं कि मैं तो कराना चाहता हूँ, मगर इसकी अम्मा जो है वो कह रही है कोई फायदा नहीं है इलाज का, कोई नहीं होता। तो हम कहते हैं कि फिर उस अम्मा को ले आए पहले, ताकि हम उससे बातचीत करें, कोशिश करें उनको समझाने की। और जब हम कोशिश करते हैं तो उनको समझ आ भी जाती है, क्योंकि ये टॉपिक एडिक्शन की फील्ड, साइकेट्री की फील्ड, साइकोलॉजी की फील्ड में एक स्टेप टॉपिक है। आप अंदाजा लगाएंगे जो लोग इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं, साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वो भी एडिक्शन के बारे में बस ऐसे सरसरी सा पढ़ते हैं। ये इस डिपार्टमेंट का स्टेप टॉपिक है, सुतेला है। बाकी बीमारियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपनी तालीम के दौरान मुझे सही से इस टॉपिक की, इस डिजीज की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, जो मुझे असल काम करने शुरू करने और फिर ढेर सारी किताबें पढ़ने के बाद पता चला कि असल में ये क्या बीमारी। तो ये मैं माहिरीन की बात कर रहा हूँ कि जो तालीम ही इस सब्जेक्ट में करते हैं उनका ये है। तो जो लोग लेमैन हैं, जिनका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, आप उनके बारे में आप क्या राय होनी चाहिए। सो ये एक्चुअली वजह बनती है जिसकी वजह से घर में डिवाइडेंस क्रिएट होती है, धड़े बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, और कोई कहता है इलाज होना चाहिए, कोई कहता है इलाज नहीं होना चाहिए। या बाल दफा ये एक और चीज है, बाल दफा घर में ही मौजूद कोई बर्ड नशे कर रहा होता है, तो ये भी एक रुकावट बनती है। इस तरह से मरीज के इलाज में खराबी पैदा होती है। तो हम कहते हैं कि वो भी नाल ठीक कर लो, उसका भी कोई ना कोई मरीज के जाने से पहले बंदोबस्त कर लो, क्योंकि एक पेशेंट जो अभी ताजा इलाज से गुजर के गया है और वो उसके जज्बे हाई हैं, और घर में ऑलरेडी एक और कोई शख्स है जो नशे कर रहा है, तो वो उसके जज्बों को खराब कर सकता है। सो ग्रुपिंग, डिवाइडेंस, धड़ेबंदी, ये करने से मरीज ठीक नहीं होता, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साथ है या मरीज के साथ है। अगर आपस में एक दूसरे के साथ है तो भी ठीक नहीं है। अगर मरीज के साथ है और मरीज को किसी दूसरे ग्रुप का बंदा समझते हैं और अपने आप को किसी दूसरे ग्रुप का बंदा समझते हैं, तो इसका फायदा नहीं होगा। ये एक नाकाम तरीका है मरीज को ठीक करने का। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं तो एक तो कॉपरेशन नहीं होता, यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा होता। कुछ फैमिली मेम्बर्स ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं और कुछ जो है वो स्किप हो रहे होते हैं। फिर अचानक से वो आते भी हैं, मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो अपना कोई रोल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते। बिल आखिर ये होता है कि जब ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ें आफ्टर पीरियड प्लान में लेकर चलनी है, शामिल करनी है, तो उसमें से वो सारे लोग जो कि ट्रेनिंग
ले चुके होते हैं, ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, वो तो सारे कहते हैं कि हम इस सारे प्लान को उसी तरह लेकर चलेंगे। लेकिन जिस शख्स ने ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई होती हैं वही शख्स जो है वो ट्रीटमेंट को ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मरीज़ तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता था। इसी वजह से उसने अपने ट्रीटमेंट में कोई किरदार अदा ही नहीं किया होता। और इससे एक और नुकसान जो आता है वो ये होता है कि फैमिलीज़ जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रही होती। यानी कुछ फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको उसी तरह से देखेंगे, इसका ख्याल वैसे ही रखेंगे जैसे कि आप लोगों ने बताया है। लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ से हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि हम तो ख्याल नहीं रख पाएंगे, अगर इसे ठीक होना हो तो ये खुद ही हो जाए। यानी ये जो डिवाइडेंस क्रिएट होती है उसकी वजह से ट्रीटमेंट ख़राब होता चला जा रहा होता है, क्योंकि अगर फैमिली में ही सारे लोग डिवाइड होंगे, फैमिली में ही एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लोग अगेंस्ट होंगे, तो आप पेशेंट के साथ कभी भी वर्क नहीं कर सकते। पेशेंट के लिए आपको यूनाइटेड होना, मुत्तहिद होना, एक होना बहुत ज़रूरी होता है। और पेशेंट बहुत आराम से आप लोगों को डिवाइड कर रहा होता है। आप अगर पुरानी पिक्चर अपने घर की कभी देखें उठा के, तो जनरली आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके घर में हर बंदा अलग अलग मुख्तलिफ डिवाइड हुआ हो और सब एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो, या अगेंस्ट जो है वो ज़ाहिरी तौर पे नहीं शो हो रहे लेकिन पैसिवली अगेंस्ट ज़रूर होते हैं वो एक दूसरे के। लेकिन जब नशे का मरीज़ जो है वो आपके घर पर आता है तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और नशे से पहले तज़ादे राय हो सकती हैं, परसेप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पार्टीज बन जाएं घर के अंदर। तो इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और ट्रीटमेंट डिवाइड हो रहा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी। एक हमारी फैमिली आती भी है तो उसमें उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ओरिएंटेड है, बट उनके जो हस्बैंड हैं वो कभी भी ट्रीटमेंट में नहीं कहते कि मैं कभी ट्रीटमेंट के सेशंस भी लूँ या मैं कभी यहाँ पर आकर बैठूँगी। तो वो ये कहते हैं कि इसको ठीक होना होगा तो ये खुद ही होगा, तो अपना किरदार नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से पेशेंट को और उसकी मदर को ट्रीटमेंट को लेकर चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उनसे मिले हुए भी हों। तो इस तरह के केसेस में ट्रीटमेंट जो है वो चल पाना, उसका सक्सेस का जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा होता है। तो अगर आप यूनाइटेड होंगे, आप एक होंगे, आप उसी तरह से सारे स्टैंड्स बना रहे होंगे, आप सारे जो है वो मिलकर ट्रीटमेंट को लेकर चलेंगे, तो ट्रीटमेंट की सक्सेस जो है वो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। हमारा जो मरीज है वो नशे के लिए राह निकालने के लिए जो उसके लिए सबसे मोहब्बत चीज़ है उसका अकीदा, वो उसको भी नहीं बख्शता। यानी हमारा जो पेशेंट है उसने अगर नशे के लिए राह निकाल दी है तो वो अपने अकीदे को, मजहब को, रिलीजियोसिटी को भी नहीं बख्शता। वो नमाज का बहाना करके अपनी दवाई लेने चला जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं, इससे मोहतरम, अपने अकीदे से मोहतरम तो किसी के लिए कुछ नहीं होता ना, अपने मजहब से मोहतरम, अकीदे से मोहतरम। तो नशे की बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मरीज अपने अकीदे और मजहब को भी नहीं बख्शता। तो फिर रिश्ते, भाई बहन, वालिदैन, ये किस खेल की बोली है। और हम रोजमर्रा रूटीन में ये वाकयात सुन रहे होते हैं कि मरीज ने अपनी बहन पर ऐसे वाकयात, ऐसे इल्जाम लगा दिए, अपनी वालिदा पर ऐसे इल्जाम लगा दिए, वालिद पर ऐसे इल्जाम लगा दिए, जिनका ना सर है, ना पाँव है, ना हकीकत है। बस उसने डिस्ट्रैक्ट करना था, उसने तवज्जो बांटनी थी, उसने तवज्जो हटानी थी, और वो घर वालों को आपस में लड़ा देते हैं ऐसे इल्जाम लगा के, ऐसी बातें करके, क्योंकि उसने नशे के लिए राह निकालनी होती है। तो नशे के लिए राह निकालने के लिए मजहब को नहीं बख्शते, तो माँ बाप और बहन भाइयों को कैसे बख्श सकते हैं। तो वो माँ बाप बहन भाइयों पर भी इल्जाम लगा देते हैं अपने नशे तक पहुँचने के लिए। बट साइंस ये वेरीफाई कर रही है कि घर वाले आपस में ग्रुप बंदी करके, धड़े बंदी करके, पार्टीज बना के, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर, एक दूसरे को ब्लेम करके मरीज को ठीक नहीं कर सकते। ये एक नाकाम तरीका है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से एक और नाकाम तरीका है मरीज को मसरूफ करना, उसको कोई जिम्मेदारी देना, उसकी शादी कर देना, उसको कोई कारोबार करवा देना। ये एक नाकाम तरीका है मरीज को ठीक करने का। आप नशे के मरीज को मसरूफ करके, कारोबार करवा के, उसकी शादी करके, उसको चीते पर भेजकर, उसको उम्रे पर भेजकर या किसी और एक्टिविटी के लिए उसे भेजकर
आप उसे ठीक नहीं कर सकते, मगर घर वालों के जहन में होता है कि जी बस जैसे ही यहाँ से निकलेगा, वो शुरू में हमसे बातें करते हैं, फिर वो सीख जाते हैं। बस हमने सोचा हुआ है जैसे ही यहाँ से निकलेगा मैंने इसको फौरन दुबई भेज देना है, वहाँ इसके लिए जॉब का भी बंदोबस्त है। जैसे ही निकलेगा बस मैंने एक कारोबार सोचा हुआ है जिसको वो कारोबार स्टार्ट करके दे देना है। तो क्योंकि वो इस बीमारी को सही मानों में समझ नहीं रहे होते, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्टिक एक तरीका है नाकाम, कि इससे कभी मरीज ठीक नहीं होता है, ना तो कभी मसरूफ करके मरीज को ठीक किया जा सकता है, जो मरीज होता है उसको इलाज करके ठीक किया जाता है, ना कि मसरूफ करके या उसकी शादी करवा के या उसको कोई जिम्मेदारी देकर, उसको किसी चीज़ें पर भेजकर या किसी एक्टिविटी में इंगेज करके उसको नहीं ठीक किया जा सकता। जैसे कि दीगर बीमारियों में ऐसा नहीं होता कि मरीज अगर बीमार है तो आप उसकी कोई शादी का सोचते हैं या उसको कोई जिला कराने का सोचते हैं या कोई कारोबार करवाने का सोचते हैं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। बाद दफा फैमिली पेशेंट को भी कह देते हैं कि बस तुम आओगे, हमने तुम्हारे लिए फलां कारोबार अरेंज किया हुआ है, तुमने बस उस कारोबार में लग जाना है। तो ये सेहतमंद बंदों का काम होता है, ये शादी चलाना, कारोबार चलाना, कोई जिम्मेदारी निभाना, ये एक सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद शख्स का काम होता है, ना कि बीमार शख्स का। बीमार शख्स को अपनी जिम्मेदारी, अपने मुद्दों मिजाज की जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी, अपनी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए फैसले नहीं कर सकता। तो आप सोचें कि आप जब उसने कारोबार के लिए फैसले करने होंगे, जब उसने अपने लाइफ पार्टनर के लिए फैसले करने होंगे, तो वो कैसे करेगा? ये मुश्किल होता है उसके लिए। और फिर इन दी एंड अमूमन ऐसा होता है कि वो मसले मल्टीप्लाई कर बैठते हैं। तो ये एक नाकाम तरीका है मरीज को ठीक करने का कि आप उसे इंगेज करते हैं, कहीं भी इंगेज करते हैं, वो चाहे काम हो, वो शादी हो या कुछ भी हो, इंगेज करके नहीं ठीक किया जा सकता। एक और यहाँ पे मिस्टेक होती है जो कि मरीज़ को हेल्प नहीं करती, बल्कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार होता है कि आप मरीज़ के लिए कुछ गलत लोगों से मशवरा लेना स्टार्ट कर देते हैं। यानी गलत लोगों से मशवरे का मकसद ये है कि अगर आपके घर में एडिक्शन आ गई है तो आप अपने किसी दोस्त से जिक्र करते हैं और वो दोस्त उसको नहीं पता होता कि इलाज क्या होता है या वो आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा होता। या इसी तरह कुछ ऐसे लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं जो कि आपको कुछ ऐसे मशवरे देते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं या फिर ट्रीटमेंट अप्रोच को टच भी नहीं कर रहे होते। जैसे मिसाल के तौर पे वो आपको फ़ौरन से छुप के साथ एक मशवरा देते हैं कि तुम इलाका शिफ्ट कर लो, कहीं और किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाओ, या फिर तुम एक काम करो कि यार तुम बच्चे को फ़ौरन से सऊदी अरब भिजवा दो या किसी और कंट्री में भिजवा दो, ये दूर रहेगा, अपने दोस्तों से दूर हो जाएगा, तो ज़रूर इसका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसी तरह जैसे कुछ लोग आपको ये मशवरा भी देते हैं, जैसे भी सर ने कहा कि शादी करवा दे उसकी, कहीं मंगनी करवा दो, इंडल्ज हो जाएगा, किसी लड़की कोई लड़की लाइफ में आ जाएगी तो उससे हर वक्त बातचीत होती रहेगी तो फिर मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये सारे तरीक़ेकार देखिए कौन शख्स देता है आपको? जो अनट्रेंड होता है, अनप्रोफेशनल होता है, उसका इस फील्ड के अंदर कोई भी तजुर्बा नहीं होता। तो ऐसे शख्स होते हैं जो कि ऐसे ही कुछ मिथ्स होते हैं जो हमारे यानी मनगढ़ंत सी कहानियाँ होती हैं, बातें होती हैं जो कभी किसी सोसाइटी में बनी हुई थी, तो उसी को लेके चल रहे होते हैं और वो अपने ही तरीक़ेकार होते हैं जो कि वो अप्लाई कर रहे होते हैं कि इसको कहीं दूर भेज दो, इसकी शादी करवा दो, इसे बाहर मुल्क भेज दो, या तुम एक काम करो यार इसको कमरे में बंद करके रखो और इसको कहीं भी बाहर ना जाने देना 1 महीने तक। इसी तरह मरीज़ों के साथ भी यही चीज़ होती है कि जब वो भी इलाज के टूवर्ड्स जा रहे होते हैं तो वो भी गलत तरीके कार अपना रहे होते हैं, उन्हें इलाज का नहीं पता होता और वो भी गलत लोगों के साथ अपने मशवरे कर रहे होते हैं। यानी एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट के साथ ही मशवरा कर रहा होता है कि यार मैं आप थक गया हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो एडिक्ट जो है वो आपको कोई अलग ही मशवरा देता है कि अच्छा तुम ये वाली ड्रग यूज़ करते हो तो तुम फला ड्रग यूज़ करना शुरू कर दो। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ही कोई शख्स, आपका ही कोई मामा चाचा ताया या कोई दोस्त होता है जो ये कह रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी करके उससे कम करवाओ, उसकी डिमांड्स मान लो, उसकी बातें मान लो, उसको प्यार से मनाने की कोशिश करो। अगर तुम लोग आराम से प्यार से उससे बात करोगे तो ज़रूर वो तुम्हारा मतलब रिजल्ट देगा, वो ज़रूर एडिक्शन से बाहर निकल आएगा। तो यानी वो आपको कभी बेजा मोहब्बत के मशवरे देते हैं, कभी सख्तियों के मशवरे देते हैं, कभी घर में बंद कर देने के मशवरे देते हैं,
اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ اب تم کسی مولوی کو بھی رجوع کر دو. یعنی نشے کی بیماری کے بارے میں ایک بہت بڑا جو میتھ ہے وہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ دشمنی کے لیے بھی نشوں میں لگا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ روحانیت کا بھی کوئی معاملہ ہے, ورنہ اتنا اچھا بچہ تھا وہ کیسے نشوں میں لگ گیا؟ وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص نشے میں لگ سکتا ہے. تو تم فوراً کسی مولوی کو دکھاؤ, ان سے کوئی یعنی کہ تم تعویذ لو یا کوئی وظیفے لو تاکہ وہ اس ایڈکشن سے باہر نکل سکے. اور موسٹلی لوگ یہ ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نشے کی بیماری کا بھی ویسے ہی ایک علاج ہوتا ہے جیسے ادر ڈیزیزز کا ہوتا ہے, جیسے ادر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. جیسے اگر کسی شخص کو کینسر ہو جائے تو کیا ہم اس کی شادی کروانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا علاج کرانے کے لیے علاج کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یا اگر کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ٹی بی ہو جائے تو کیا ہم اس کے لیے ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گھر میں بند کر دیں گے, سختی کریں گے؟ لیکن نشے کی بیماری پر لوگ ٹوٹکے آزما رہے ہوتے ہیں. انہیں ہم کہہ سکتے ہیں نا سمپل ورڈس کے ٹوٹکے اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک ناکام طریقہ کار ہوتا ہے. اور مطلب میں ڈیفینیٹلی پروف کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ جو چیز ہے نا یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں نا شیم لیس بولا جاتا ہے. بتانے میں شرم آنا, نالج کی کمی ہوتی ہے, بتانے میں شرم آنا, اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کرتے ہیں, لیکن غلط لوگوں کے ساتھ بھی تو مشورہ کرتے ہیں نا. تو اس کے لیے اگر آپ اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھ رہے ہیں, بہت کانفیڈینشیل رکھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو کس کے پاس آنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. تو نہ آپ کو شیم محسوس ہوگی, کیونکہ اس جگہ پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی طرح ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. کتنی ساری فیملیز ہوتی ہیں جو آپ کی طرح ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت ہی انسکسیزفل وے ہوتا ہے, ایک ناکام طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں. اور سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ اگر کسی مریض نے کسی جگہ سے علاج کروایا ہے اور وہ علاج جو ہے وہ اتفاق سے ناکام ہو گیا, تو پھر ان کا علاج سے ایسے بھروسہ ہٹتا ہے اور وہ دوبارہ ان ٹوٹکوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب ہم اس سے پودے بھجوا رہے ہیں, اب ہم اس کو فلاں جگہ بھجوائیں گے, اب ہم کہیں بھیج رہے ہیں. یہ تمام طریقے کار جو ہیں وہ دوبارہ سے فیل نہیں ہوں گے, کیونکہ نشے کی بیماری کا بھی ویسے ہی علاج ہوتا ہے جیسے دوسری بیماری ہوتی ہے. میرے پاس ایک کال آئی جس سے یہ والا پوائنٹ آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے گا. خاتون کی کال آئی جو اپنے بھائی کے لیے بات کر رہی تھی. ان کا بھائی جو ہے وہ ڈرگس کرتا ہے, تو وہ مجھے انسسٹ کر رہی تھی اور بار بار مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کائنڈلی 50 دن کا علاج کر دیں میرے بھائی کا, ہم چاہتے ہیں کہ بس 50 دن میں آپ کی. تو میں نے کہا کہ مجھے 50 دن میں علاج کرنا ہی نہیں آتا, تو میں کیسے کر دوں, تو میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ باقی بھی ایپ میں تو 10-15 دن کا بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو آکسفورڈ والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پنجاب ٹیکسٹ بک جو ہے یا پنجاب بورڈ کے سلیبس کو فالو کر لیں. آپ آکسفورڈ کو تو نہیں کہہ سکتے, یو ہیو آپشن, آپ پنجاب بورڈ پہ چلے جائیں. میں نے کہا اگر آپ کو وہ بہتر لگ رہا ہے تو آپ جا سکتی ہیں, بٹ ہمارا ایک پروسیس ہے 100 days کا, ہم اس سے کم کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ اس کا فائدہ ہے. تو پھر میں نے ویسے ہی سوال کیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 50 دن کا علاج کرانا ہے اور ہم نے اس کو دبئی بھیج دینا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے بعد پھر اچھا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ وہاں نشہ نہیں ملتا. میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے کہا ہے دبئی نشہ نہیں ملتا؟ مجھے بتائیں دبئی نشہ نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے وہاں قانون بہت سخت ہے. میں نے کہا قانون تو پاکستان میں بھی بہت سخت ہے. میں نے ان کو بتایا قانون تو پاکستان میں بھی بہت سخت ہے. کوئی قانون کہتا ہے کہ نشہ جو ہے کریں, پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا قانون نارمل بندوں کے لیے ہوتے ہیں, لے مین بندوں کے لیے ہوتے ہیں. نشہ کرنے والے کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا, وہ کر دیتا ہے, وہ راہ نکال دیتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا مکہ مدینہ میں بھی لوگ نشہ کر لیتے ہیں. اب آپ بتائیں اس سے تو موت پر جگہ نہیں ہے نا, بینگ مسلم اس سے موت پر جگہ تو نہیں ہے, وہاں بھی کر لیتے ہیں لوگ, کرنے والے وہاں بھی کرتے ہیں. تو مریض کوئی نہیں سوچتا کہ میں مکہ میں ہوں, میں مدینہ میں ہوں, میں کہیں اور ہوں, یہاں نشہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو میری کو گردن کاٹ دی جائے گی. جو اتنی فکر کرتا ہے نا وہ تو کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ نشہ کرنے سے آپ اوور ڈوز ہو سکتے ہیں. تو جتنی میں نے کہا وہ طریقے نہیں کامیاب ہوتے. یا تو آپ مجھے بتائیں کسی جگہ آپ نے پڑھا ہے, کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جی مریض کو 50 دن کا علاج کرائیں اور پھر اس کو دبئی کام سے بھیج دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا.
मेरे उनसे तो 30 मिनट की बात हुई, बट इनकी एंड वो कन्विंस हुई और उनको मेरी बातें समझ आई और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ मटेरियल भेज रहा हूँ, काइंडली आप वो पढ़िएगा। तो ये सोसाइटी में इस तरह से गलत फहमियाँ हैं कि बाद दफा लोग इलाज बस ये समझते हैं कि जिस्म से नशा निकल जाए और इलाज हो गया। आया कि नशे की बीमारी नजरियात की खराबी की बीमारी है और नजरियात को दुरुस्त करना मुश्किल तरीन काम है, यानी किसी के नजरियात को दुरुस्त करना मुश्किल तरीन काम है और ना सिर्फ पेशेंट के नजरियात को, पूरी फैमिली के नजरियात को दुरुस्त करना, क्योंकि पूरी फैमिली के नजरियात का बहुत ज्यादा उनके अंदर खराबी होती है, उनको समझ ही नहीं होती बीमारी क्या है और कैसे है। इसी तरह से एक और नाकाम तरीका है जिससे मरीज का भी नहीं ठीक होता और वो है मरीज की बातें मानना। जब तक फैमिली पेशेंट की बातें मानेगी मरीज ठीक नहीं होगा, ये तयशुदा है। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जब तक फैमिली पेशेंट की बातें मानेगी मरीज ठीक नहीं होगा। अगर आपने मरीज को ठीक करना है तो उससे बातें मनवानी पड़ेगी। अगर वो आपकी बातें मानता है तो ठीक हो जाएगा, मगर अगर आप उसकी बातें मानते हैं तो ये एक नाकाम तरीका है मरीज को ठीक करने का। क्योंकि क्या कभी हम किसी ऐसे शख्स की सुपरविजन में आना चाहेंगे, हम अपनी जिंदगी के फैसले देना चाहेंगे जो नशे करता है, जिसने अपनी जिंदगी को ऑलरेडी तबाह किया हुआ है? हमें से कोई नहीं आना चाहेगा, मगर नशे की बीमारी में हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम मरीज की बातें मान रहे होते हैं और इन दी एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक भी हो जाए। तो ये लिख लेंगे, ये एक नाकाम तरीका है। जब तक आप मरीज की बातें मानेंगे वो ठीक नहीं होगा। जब वो आपकी बातें मानना शुरू हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। और इलाज में यही एक हमारा भी गोल होता है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, फैमिली को ट्रेनिंग देते हैं, मरीज को भी समझाते हैं कि आपने फैमिली की बातें माननी है, ना कि उनसे बातें मनवाने की कोशिश करनी है। आपने अपने आप को कायल करना है उनके ऑर्डर सुनने के लिए और बातें मानने के लिए, ना कि आपने उनको कायल करने की कोशिश करनी है कि मेरे पीछे लग जाओ। सो ये एक नाकाम तरीका है मरीज को ठीक करने का कि आप मरीज की बातें मानते चले जाएं। जब तक आप मरीज की बातें मानते चले जाएंगे आप मरीज को ठीक नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो कुछ तरीके आपको बताए जिनसे मरीज ठीक नहीं होता, आप हमें बताएं वो क्या अभी अभी जो हमने बताए जी। मरीज को खुश रखना, मरीज को खुश रखने की कोशिश कोई बदतमीजी ना बदसलूकी करनी और उसको उसकी बात नहीं माननी, उसकी बात नहीं माननी, उसको रेस्पेक्ट देनी, उसको नीचा नहीं दिखाना, उसको नीचा नहीं दिखाना, गुरुबंदी नहीं करनी, गुरुबंदी घर में नहीं होनी चाहिए। सच बात बोलनी है मगर मीठे अंदाज में, क्योंकि सच कड़वा होता है और अगर अंदाज भी कड़वा होगा तो मामला खराब हो जाएगा। जी सर, मरीज को अपनी बातें मनवानी है, मरीज को मनवानी है, मरीज बातें माने अपनी मरीज से बातें मनवानी, वो बेचारे का लैंग्वेज मसला है, उसको समझ सही चाहिए। उसको कोई ऐसा वो कारोबार, बच्चों में का नहीं पता चलता ना, तो ऐसा कारोबार वगैरह या शादी के उसमें Yes. हवाले का यानी मरीज को शादी कारोबार शुरू करके किले पे भेज के किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी पर भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता। जी मौसी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये ग्रुपबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए सर। ग्रुपबंदी नहीं है किसके दरमियान? फैमिली और पेशेंट के दरमियान। यस, फैमिली और पेशेंट की भी आपस में ना हो और फैमिली की भी आपस में ना हो। फैमिली पूरी यकजा एक पेज पर इकट्ठे हो और उनका मकसद मरीज को ठीक करना। जी मरीज कहना माने, मरीज कहना माने, मरीज फैमिली की बात माने, ना कि फैमिली मरीज की बात माने। और ये ग्रुपबंदी तो फैमिली में वैसे भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हाँ। वो भी घर की तबाही का बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, घरों में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मगर आप सही कह रहे हैं, मगर नॉर्मल घरों में कम होती है। नशे की बीमारी जब घर में आती है तो
आ जाती है, मरीज भी तकसीम कर देता है। मरीज अब्बा को आके कहता है अब्बा आपकी हिम्मत है इस अम्मा को बर्दाश्त कर रहे हैं, और अम्मा को आके कहता है कि अम्मा आपकी हिम्मत है जो इस अब्बा को जीत रहे हैं। कोई मार्केट अगर व्यक्ति जहाँ से अब्बा मुझे जाता तो मैं अब्बा मुझे दबा जाता, तो मरीज जानबूझ के आके घर वालों में तकसीम डाल देता है। अम्मा को कहता है आपको नहीं पता अब्बा बाहर काम के बहाने कहाँ कहाँ और क्या क्या रंग रंगियाँ करते हैं, और अम्मा को कुछ और बात कहेगा, अब्बा कुछ और कहेगा, कभी बहन पे जो इल्जाम लगा देगा, तो वो हमारा मरीज इस काम इल्जाम तराशी में तो माहिर होता है हमारा मरीज, तो वो फिर इल्जाम लगाता रहता है, जिससे घर वाले फिर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो अपने काम निकालने होते हैं, हम उसे अपने काम निकालने होते हैं, जाहिर बात है वो अपने काम निकालने के लिए करता है। तो आपसे कह रहे हैं, बट नशे की बीमारी में अमूमन होता है ऐसा कि वो ग्रुप बन जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, कोई कहता है इलाज कराओ, कोई कहता है इलाज ना कराओ, और ऐसी सूरत में इलाज हो भी तो फायदा नहीं है। या तो इलाज हो, अगर इलाज हो तो सब यकजा होकर कहीं इलाज हो, और फिर वो सोल हार्टेडली इलाज को फॉलो करे। और अगर घर में एक फर्द भी है जो कहता है इलाज ना हो, तो इलाज ना शुरू करे जब तक कि उसे कन्विंस ना कर दिया जाए। उसमें हमारी मदद दरकार हो तो ले लें हमारी मदद। जब वो फुली कन्विंस हो इलाज के लिए, उसको समझ आ जाए कि हाँ इलाज ही एक ओनली होप है जिससे हम गुजर के अपने प्यारे को हेल्प कर सकते हैं, तो फिर उससे गुजरा जाए। ये और कोई बताना चाहे? जी बिल्कुल भी नहीं देने झूठे आसरे, वो समझ आता है आप झूठे आसरे दे रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं कि सच बात करें, कोई झूठे आसरे उनके कुछ नहीं देने। रिक उस बंदे की होनी चाहिए जो घर में बड़ा है। ये भी घर में अमूमन नशे की बीमारी में हो जाता है कि रिक मरीज की हो रही चल रही होती है, जो घर का सरबराह होता है उस बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा होता, तो इससे भी गलत मैसेज जाता है मरीज को। जो घर का बड़ा है, सरबराह है, रिक उसकी ही होनी चाहिए और बातें उसी की मानी जानी चाहिए। अगर उसकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो इससे भी मसाइल पैदा होते हैं। मरीज को भी उस घर के बड़े की बातें माननी चाहिए, बाकी लोगों को भी घर के बड़े की बातें मरीज हो। जी सर, मेरा भी यही सवाल है सर। घर का बड़ा ही अगर मरीज हो तो फिर उसके बाद बड़ा कौन है? वालदा है, बेगम है। जैसे अगर आप घर के बड़े हैं तो बेगम तो आपके हम पल्ला हुई ना, तो फिर वो आपकी जो है जगह को कवर करेंगी, फिर आप भी उनकी बातें मानेंगे। और आपके केस में भी अगर आप भी बड़े हैं तो फिर बेगम तो बराबर हैसियत रखती है, तो वो फिर हाल घर की सरबराही उसे क्या कहेंगे, जो सरबराही है वो उनके पास चली जाएगी। फिर जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, सेहत आप नहीं हो जाते, जानी भी चाहिए तो जानी भी चाहिए। जी कौन बताएगा? मोहसिन ज़िशान बताएंगे। मोहसिन ज़िशान कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मरीज ठीक नहीं होता? आपने सारे बताने हैं सर। ज़्यादा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बदतमीजी करने से मरीज ठीक नहीं होता, ठीक है। और सर उनको ज़्यादा बहुत सारे हैं, सारे थोड़े आप बता देंगे, बहुत सारे। ये जिकाओ का कह रहा है मुझसे पूछे, मैं अभी सारे बता दूंगा। कहा भी ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ना चलिए कहा बताएं। कहा कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मरीज ठीक नहीं होता? जैसा कि मरीज अपनी मर्जी फैमिली के हवाले ना करे तो मरीज ठीक नहीं होगा, और अगर दवाइयाँ ना खाए, माइनिंग से ना अपना कंसर्न रखे, तो माइनिंग से उस तरह आगे अच्छा, और जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और मरीज की बात मानते रहेंगे, मरीज की बात मानेंगे तो ठीक नहीं होगा, फैमिली मरीज की बातें मानेंगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और मरीज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टोटके अपनाएंगे, ठीक है, तो ठीक नहीं होगा। और मरीज को ज़्यादा खुश मरीज को खुश करने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ना वो खुश होगा। घर में ग्रुप बंदी करेंगे तो मरीज ग्रुप बंदी घर में होगी तो मरीज ठीक नहीं होगा जी। और मरीज को नीचा दिखाएंगे तो हाँ, मरीज को नीचा दिखाएंगे, इसके साथ बदतमीजी करेंगे, बुरा बुरा कहेंगे, ताने देंगे तो ठीक नहीं होगा। और मरीज को कोई जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, बड़ी जिम्मेदारियां, मरीज को जिम्मेदारियां सौंपेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। किसी अनप्रोफेशनल से कंसल्ट करना, उससे मरीज ठीक नहीं होगा। हाँ, किसी अनप्रोफेशनल से कंसल्ट करना करवा दे तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा,
शादी करवा दें तो वो ठीक नहीं होगा। ज़्यादा बर्डन डालने तो ठीक नहीं होगा। ज़्यादा बर्डन से क्या मतलब? मंगनी करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जी तो काम काज के कंधों पे ज़्यादा वजन, कोई कारोबार वजन, किस चीज़ का वजन? कोई भी काम काफ़ी इम्पोर्टेंट काम डालते हैं, क्या काम? वो कोई भी काम नहीं डाल सकते। कोई भी काम नहीं डाल सकते, जो उसके पहले सवाल जैन पर जोर दो। सर 100 डेज का ट्रीटमेंट प्लान जिम्मेदारियाँ मुझे डाली जा सकती हैं। कारोबार नहीं डाले जा सकते। नहीं, जिम्मेदारियाँ घर की डाली जा सकती हैं। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, सर कारोबार भी हो गया। बेड की सफाई करना, बेडिंग करना। ये अगर पेशेंट, ये मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सही में कर रहा हूँ। अगर एक नशे का मरीज या साइकोलॉजिकली वीक पेशेंट ये काम करता है कि वो घर के बर्तन वॉश करता है, कपड़े वॉश करता है, सफाई के काम में हिस्सा लेता है, सब्जियों की कटिंग में हिस्सा लेता है, तो ये उसकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करता है, उसके मूड को भी अच्छा करता है और उससे अच्छी फीलिंग भी देता है। तो ये वाली जिम्मेदारियाँ आप चाहें तो जाके कर सकते हैं। देखो जैसे मैं वो सर चाय बनाना, खाना सर्व करना, बर्तन वॉश करना। मैं जब अल्कोहल लेता ना तब मुझे खाना कुकिंग का बहुत शौक था, मैं कुकिंग बहुत करता हूँ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 28 मंथ्स के बाद जाकर मरीज नॉर्मल होगा। जी जी, 28 मंथ्स में तो हो जाएगा। वो तो कुछ तो उससे भी पहले हो जाते हैं, फिर वो अपनी मर्जियाँ कर सकते हैं, फिर वो अपने फैसले भी कर सकते हैं। कुछ 1.5 साल में हो जाते हैं, कुछ 2 साल में हमें पता चल जाता है कि वो इस काबिल हुआ है कि नहीं। 28 मंथ्स तो एक जो एक थ्योरी है, रिसर्च है, कुछ इससे पहले कुछ उसके बाद